नेताओं को, प्रादेशिक नेताओं को भोगना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में और दूसरी जगह आपको दिख रहा है। हमें तो बड़ा दुख होता है कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इस तरह का रिजल्ट दिखा रही है तो कहीं ना कहीं सोचने ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और इसी बीच बड़ी खबर भी आ गई है संजय जी, 2 राज्यों में बीजेपी ने शतक लगा दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 100 सीटों से आगे बढ़ चली है बीजेपी। आप देखिए मध्य प्रदेश में तो ये नंबर 109 तक पहुंच गया है और राजस्थान में बीजेपी इस वक्त 102 सीट पर आगे चल रही है। अभिमन्यु त्यागी जी, आप शुरुआत से कह रहे हैं कि बहुत शुरुआती रुझान है, आप देखिएगा कि बाद में पिक्चर बदल जाएगी, लेकिन अभी जो तस्वीर हमें दिख रही है, बीजेपी 2 राज्यों में शतक लगा चुकी है। आपका रिएक्शन क्या है अभी त्यागी जी? ठीक है, त्यागी जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं इसी पर रिएक्शन ले लेता हूं प्रभात जी से। प्रभात जी, जैसा अभी संजय जी कह रहे थे कि 4 बार के मुख्यमंत्री यहां पर शिवराज सिंह चौहान, जिनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से एक माहौल तैयार किया गया कि अब तो उनके चेहरे को मध्य प्रदेश की जनता देखना भी नहीं पसंद कर रही है, लेकिन अभी जो तस्वीर आ रही है वो बता रही है कि एक बार फिर से यहां पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बहुत शुरुआती दौर है, लेकिन शतक लगा देना अभी शुरुआती काउंटिंग में ही बीजेपी की तरफ से ये क्या संकेत दे रहा है? नहीं, देखिए अमित जी, निश्चित तौर पे एक चमत्कार हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, मैं ये मानता हूं। वहां जिस तरीके से साइलेंट वोटर था, वहां लग रहा था कि कांग्रेस भारी बढ़त के साथ शायद शिवराज सिंह चौहान को नकार देगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मामा का जादू वहां कम हुआ। जब 2 जादूगर मिल जाते हैं, एक राष्ट्रीय लेवल पे और एक इस राज्य लेवल पे, तो मतदाता भी जानता है कि अगर भाई जिस तरीके से महिलाओं, सबसे बड़ा देखिए मैं आपको वहां बता दूं, वहां पे महिलाओं ने लगभग जो वहां पे हैं जो सीटें हैं मध्य प्रदेश की 32 से 34 सीटें, जिसमें महिलाओं ने बहुत बड़ा फैक्टर डाला है, महिलाओं का बहुत मत प्रतिशत ज्यादा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं का, आधी आबादी का विश्वास कायम होना, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार पे हो, चाहे वो लाडली योजना को लेके हो, और वहां साइलेंट वोट पड़ा। वहां पे देखिए वोट प्रतिशत अगर बढ़ा है तो लोग ये समझ रहे थे कि शायद कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन वो फायदेमंद भारतीय जनता पार्टी के लिए निकला। और मेरा ये मानना है कि ये जो शतक लगा है, ये 2 राज्य अपनी लीड करेंगे, सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के लिए हो सकता है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में एक सुखद उसको खबर मिल जाए, लेकिन जो होमवर्क भारतीय जनता पार्टी ने सीट वाइज सीट किया, मैं मध्य प्रदेश के आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में करीब 15-20 सीटें ऐसी थी जो रेबल कैंडिडेट, वहां पे कैंडिडेट को नहीं दिया गया, विद्रोह था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भापा की हम सिटिंग एमएलए को कहते भी हैं बीजेपी को लेकर, कहते भी हैं कि एक सीट को लेकर उनकी अलग रणनीति होती है, और वही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संजय जी, क्या जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल लाया गया बीजेपी की तरफ से, वो दृढ़ इच्छा शक्ति जो अतीत की सरकारों ने नहीं दिखाई, इस मौजूदा सरकार ने दिखाई, उसके बाद हम कह सकते हैं कि आधी आबादी का पूरा वोट यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब से जो महिलाओं का रुझान है वो हमेशा मोदी की तरफ। आप अपनी बात पूरी करिएगा, बस मैं आपको चंद सेकंड के लिए रोक रहा हूं। राजस्थान में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है। बड़ी खबर राजस्थान से है जी, बीजेपी 190 सीटों के रुझान आए हैं और उसमें 107 सीट तक पहुंच गई। इसका मतलब है कि रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 199 सीटों पर काउंटिंग होनी है, 190 के रुझान आए और इसमें बीजेपी 107 पर पहुंच गई है और कांग्रेस पार्टी अभी 80 सीट पर आगे चल रही है। और देखिए, अच्छी खबर छत्तीसगढ़ के लिए भी है, क्योंकि धीरे धीरे रुझानों में अब कांग्रेस यहां पर सरकार बनाती है, 46 सीटों पर आ गए हैं, 35 सीटों पर बीजेपी है, तो यहां पर भी अब धीरे धीरे आंकड़े को कांग्रेस छत्तीसगढ़ में छूती दिखाई दे रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान के बाद अभी बहुत लंबा वक्त और लगेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बीजेपी शुरुआती रुझान में आगे लीड लेती दिखाई दे रही है, जो बीजेपी के खेमे में खुशी जरूर लेकर आएगी। अमित, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर खुशी की बात है, क्योंकि बीआरएस 2014 से ही सत्ता में है, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी गेन कर रही है। 55 सीट पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। ये अभी आप देखिए राजस्थान की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बीजेपी का जो ऊंट है वो सबसे आगे चल रहा है, 107 सीटें लेकर बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी 80 सीटों पर अभी आगे चल रही है। रुझानों में कह सकते हैं कि बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा नीलू पार कर लिया। बिल्कुल, और देखिए राजस्थान में कहा जा रहा था कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, तो एक बार फिर से रिवाज तो बदलता दिखाई नहीं दे। देखिए, अभी मध्य प्रदेश के आंकड़े भी अब हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ के
किले आपको दिखाई देंगे। और देखिए किस तरह से अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में 111 सीटों पर आगे बीजेपी चलती दिखाई दे रही है। और अब देखिए बीजेपी के बाद कांग्रेस की बारी आ रही है। कांग्रेस यहां पर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और जैसा पहले ही एग्जिट पोल में कह दिया गया था कि कांग्रेस यहां पर पीछे रहेगी, बीजेपी सत्ता में आएगी। दिखाई शुरुआती रुझान में यही है, 90 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस बढ़ती आगे रुझानों में दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत अंतर यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिखाई दे रहा है। अदर्स के नंबर्स क्या हैं यहाँ पर आप देख लीजिए। अभी तक खाता नहीं खुला है, लेकिन 2018 के चुनाव में अदर्स बहुत बड़े फैक्टर के रूप में आए थे, क्योंकि ना तो कांग्रेस को बहुमत मिला था और ना ही बीजेपी को बहुमत मिला था। ऐसे में इस बार मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहती है वो देखेंगे। छत्तीसगढ़ की टैली आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में 46 सीट पर माफ कीजिएगा, शायद इस पर कुछ गड़बड़ी है। कांग्रेस पार्टी फिलहाल छत्तीसगढ़ में आगे चल रही है और बीजेपी यहां पर पीछे चल रही है 37 सीटों पर। इस टैली को हम दुरुस्त कराएंगे। छत्तीसगढ़ की टैली कह रही है कि 46 पर कांग्रेस आगे है और 37 पर बीजेपी आगे है। बीजेपी का 37 सीट पर यहां आगे चलना भी बहुत बड़ी बात है संजय जी। जैसा अभी आप कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में एक तरफ भूपेश बघेल ने पूरा माहौल बना रखा था और ऐसे लग रहा था कि क्लीन स्वीप कर जाएंगे यहां पर, लेकिन बीजेपी का 37 सीट तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। और एक संजय जी इसमें और जोड़ देती हूं कि यहां समीकरण अगर बिगड़ा है भूपेश बघेल को लेकर, या फिर यहां पर अगर कम सीटें आती दिखाई दे रही हैं, तो इसके पीछे का फैक्टर क्या मानते हैं आप? यहाँ तक बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में मैं बार बार बोलना 4-5 महीने पहले या 6 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी को तो कोई कंपटीशन ही नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरह से समीकरण को प्रधानमंत्री और स्पेशली जो अमित शाह जी ने कमान संभाली उसको बदला है, वो कहीं ना कहीं रुझान में दिखने लगे। देखिए हमारे गणित के हिसाब से बहुत ज़्यादा 40 की सीट आसपास आनी चाहिए, लेकिन 15 से 40 पे पहुंच जाना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपकी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन कितनी अच्छी हुई, नंबर 1। नंबर 2, लोगों ने आप पे कितना विश्वास किया। देखिए वहां पे कोई चेहरा नहीं है। रमन सिंह निष्क्रिय नेता, देखिए मैं बार बार बोलता हूं निष्क्रिय नेता थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने 4-4.5 साल वहां पे बिल्कुल जीरो पे थे, लेकिन 6 महीने में उन्होंने कमान संभाली। जो जोश भरा अमित शाह जी ने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, और जो चेहरा है जो मोदी जी का, उस पर जो लोगों का विश्वास था उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि मोदी आपको चुनाव जिता नहीं सकते, लेकिन वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा करते हैं। अगर 100 सीट है तो 130 करा सकते हैं, यही उनकी खूबी है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव है। अब जीत के कारण क्या है और रमन सिंह की हार का कारण क्या? देखिए ऐसा कि रमन सिंह बात कर रहे हैं, बघेल साहब ने जो काम किया था, अच्छे काम भी किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके शीर्ष नेतृत्व है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आपको देखना पड़ेगा आदिवासी वोटर या एससी वोटर किस तरह से पैटर्न से वोट करता है, और आप कहीं अगर आदिवासियों का विरोध कर रहे हो वो कहीं ना कहीं दिखता है। तो आपके जो राष्ट्रीय नेता है वो तो आदिवासियों को विरोध कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस पर बात करेंगे। एक बार छत्तीसगढ़ के आंकड़े दुरुस्त कर लिए गए हैं, वो जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तो छत्तीसगढ़ के आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस अब सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, बार बार हम ये कह रहे हैं जब तक सीटों की गिनती पूरी नहीं हो जाती। हालांकि शुरुआती रुझान में जो आगे चलता है, अब तक तो ट्रेंड यही रहा है अमित कि वही आगे रहेगा। कांग्रेस 46, बीजेपी 37, अदर्स 1। यहाँ पर ये जो आप किले बने हुए देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना किला यहाँ पर बचा लिया है, लेकिन बीजेपी का 37 तक जाना भी बहुत बड़ी बात है। जैसा संजय जी कह रहे हैं कि रमन सिंह वहां कहीं मैदान में थे नहीं। आखिरी के 6 महीने में जिस तरीके से मैनेजमेंट किया गया केंद्र नेतृत्व की तरफ से, वो हमें यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। तेलंगाना की टैली क्या कह रही है आप देख लीजिए। तेलंगाना की टैली कह रही है कि बीआरएस 36 पे पहुंच गई है जी, और कांग्रेस पार्टी 55 सीट तक पहुंच गई है। बीआरएस जो कभी संजय जी टीआरएस हुआ करती थी, जब वो बीआरएस बनती है तो वो यहाँ पे सत्ता से बाहर जाते हुए हमको दिख रही है। संजय जी अमित जी, बहुत ही चौंकाने वाला नतीजा है तेलंगाना, क्योंकि मैं तेलंगाना में बहुत जाता था जब मैं जॉब करता था, और जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं मैं उसकी तारीफ करने से बिल्कुल नहीं थकूंगा। 24 घंटे बिजली, और जो अगर अर्बनाइजेशन की अगर हम देश में बात करते हैं तो 35% का आंकड़ा कहलाता है, लेकिन 45% तेलंगाना में। सोचिए डिफरेंस कितना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, इतना बेहतरीन और सुंदर बना रखा है। उसके बावजूद अगर ये चुनाव में नतीजे ऐसे आते तो समझिए इसमें समीकरण में कहां चूक हुई है, उसमें बीआरएस को चिंतन करने का विषय। माफी के साथ आपको फिर रोक रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी रुझानों में बीजेपी आगे निकल चुकी है। तो न सिर्फ राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश में भी रुझानों में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है जी। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगहों पर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार बिल्कुल, और अच्छा खासा अंतर भी दिखाई दे रहा है अमित। यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की जाए तो रुझानों में अच्छा खासा अंतर दिखाई दे रहा है, और खासतौर पर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर तो फिलहाल तो रुझानों में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कितना उलटफेर होगा, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती दौर है, अभी कई घंटों की और गिनती बाकी है, और अभी दिन चढ़ते चढ़ते तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगी चीजें। सही बात है। संजय जी अपनी बात पूरी करिएगा आप, लेकिन क्या तेलंगाना के केस में
प्रियंका गांधी भी एक बड़ा फैक्टर बन गई क्या? जिस तरीके से वहां पर डटी रही और कांग्रेस पार्टी की कैंपेन को उन्होंने लीड किया, वो यहां पर कांग्रेस के लिए गेन नजर आ रहा है आपको? अमित जी देखिए, ऐसा है कि मैं बार बार बोलता हूं कि जो कांग्रेस का हाई कमान है वो हाई तो है, लेकिन उसके पास कमान कुछ नहीं है। ये सोच रहे हैं आप कि प्रियंका गांधी के जाने से वहां पे वोट स्विंग हो गया या स्विंग हो गया है कांग्रेस से, तो बिल्कुल गणित नहीं है। अच्छा। देखिए कहीं ना कहीं आज का जो माइनॉरिटी वोट बैंक है यानी मुस्लिम वोट बैंक है, वो उसका रुझान जो है कांग्रेस के प्रति बहुत तेजी से बढ़ा है। आपके बाद जब एनालिसिस होगा शाम तक तो आप देखेंगे कि जो मुस्लिम मतदाता का परसेंटेज बहुत ज्यादा कांग्रेस की तरफ बढ़ा, उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट इस चुनाव में आपको नजर आ रहा है बीआरएस और कांग्रेस के अंदर। एआईएम की भी सीट कम हो जाएंगी। तो ये जो फैक्टर होते हैं ना, छोटे छोटे फैक्टर्स, वो कहीं ना कहीं आपको डेंट करते हैं। और दूसरा ये कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो संजय गांधी साहब को उन्होंने हटा के बहुत बड़ी गलती की, नंबर 2 की पार्टी नंबर 3 पे चली गई है। ये जो 5 से 7 सीट बीजेपी पा सकती थी या पाएगी, हो सकता 10-15 से 20 तक पहुंच जाती तो नेक टू नेक कंपटीशन, उसमें बीआरएस आगे निकल जाती। लेकिन ये पूरा जो समीकरण बना है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कह सकते हैं कि लो गेम खेलना, वो कांग्रेस के लिए पक्ष में कर गया। और जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, जिसको मुस्लिम वोट बैंक कहते हैं, उसका स्विंग होना कांग्रेस के तरफ, ये बीआरएस को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अगर काम की बात करें तो बीआरएस का काम का मुकाबला कोई भी पार्टी आज के दिन में तेलंगाना में नहीं कर सकती है, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रुद्र विक्रम साहब भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रुद्र विक्रम साहब, अभी हम राजस्थान की एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस आ सकती है, राज और रिवाज बदलने की बात हो रही थी, लेकिन इस वक्त जो आंकड़ा है शुरुआती रुझान में, वो कुछ और कह रहा है। क्या गहलोत जो जादूगर कहलाते हैं, उनका जादू नहीं चला? कमी कहां रह गई? देखिए, गहलोत एक जादूगर हैं, जो हम कह सकते हैं कि राजस्थान के स्तर पे एक जादूगर थे, लेकिन एक हमारे देश में भी एक जादूगर है नरेंद्र मोदी। जो नरेंद्र मोदी का जब जादू चलता है तो सबकी जादूगरी जो है धरी की धरी रह जाती है। तो मुझे लगता है कि यही हुआ है राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखें और राजस्थान में भी देखें, तो शुरुआती रुझानों में सारी जो एग्जिट पोल जो पोल्स आते थे वो यही कहते थे कि नहीं, यहाँ पे जो है कांग्रेस की बेहतर स्थिति है। लेकिन जब हमारे एग्जिट पोल्स आए और आज जब हम रिजल्ट्स में हम बात कर रहे हैं, हालांकि अभी बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन 1 घंटे के बाद स्थिति मुझे लगता है यही रहने वाली है, बहुत ज़्यादा स्थिति, क्योंकि शुरू से ही हम देख रहे हैं कि यही रुझान आते गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जब मैं आपको बताऊं कि जब हम शुरुआती में जो बैलेट पेपर के वोट निकलते हैं, वो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनमें भी बीजेपी बहुत पिछड़ी हुई नहीं थी, क्योंकि वहां पे जो ओपीएस वाला जो पेंशन स्कीम जो कांग्रेस ने अपने अपने राज्यों में चालू की है, वहां भी चालू हुआ है, तो वो उसमें लगता था शायद बीजेपी वहां बहुत पिछड़ेगी, लेकिन उसमें भी बहुत पिछड़ती हुई नहीं दिखी है। तो मुझे लगता है कि जो आम वोटर है, जो ईवीएम के वोटर जो अभी खुल रहे हैं, तो उसमें भी स्थिति कोई बहुत खराब नहीं होगी, और ये जो हम अभी आंकड़े देख रहे हैं यही रिजल्ट में परिवर्तित होंगे। एक बार का अनुभव अभी तक मेरा रहा है प्रभात जी, वो बिहार के केस में था कि शुरुआती रुझानों में बीजेपी बहुत आगे चल रही थी और दोपहर होते होते पूरी की पूरी तस्वीर बदल गई। लेकिन मोदी मैजिक की बात यहां पर रुद्र विक्रम जी कर रहे थे प्रभात जी। 2013 में बीजेपी की तरफ से चुनाव कैंपेन की कमान उन्होंने संभाली थी और अभी तक वो लगातार उस कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको लग रहा है कि 10 साल बाद भी वो मैजिक अभी बरकरार है, जैसा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के केस में हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रभात जी?